Hello, welcome to this video. So we have started uploading legal reasoning content and have started with legal maxims and words. So we will cover legal maxims in 3 parts. This is the first part where we will cover 9 important legal maxims from law of torts. So yeah, let's start. The first one is damnum sine injuria. तो पहले पहले आपको ये वर्ड सुनने में थोड़े अजीब लग रहे होंगे क्योंकि ये लैटिन से ओरिजिनेट हुए हैं. So damnum means damages, sign means without and injuria is the legal injury. तो आपका कोई अगर राइट वायलेट होता है तो आपको जो इंजूरी होते हैं तो हम उसे लीगल इंजूरी कहते हैं. सो बेसिकली दिस मीन्स डैमेजेस विदाउट इंजूरी. तो डैमेजेस तो हुए हैं पर लीगल इंजूरी कोई नहीं हुई. तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल सो दैट इट विल बी मोर क्लियरर टू यू. सो द ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस. So in this case there was some teacher, let's call him X, who was working in Gloucester school. Then for some reason उसने जॉब छोड़ के अपनी खुद की स्कूल ओपन की और फीस भी कम रखे. एंड ही वॉज क्वाइट फेमस टीचर. सो जो स्टूडेंट थे वो उस स्कूल से इस स्कूल आने लगे जिसकी वजह से जो ओनर था ग्लॉसेस्टर का उसको बहुत लॉस हुआ. सो ही डिसाइडेड टू ब्रिंग सूट फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस. तो अगर हम इस मैगज़ीन को अप्लाई करते हैं तो कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो था कि येस दे हैव सफर्ड डैमेजेस बट नो लीगल राइट ऑफ द पेटिशनर वॉज इंजर्ड. डैमेजेस तो हुए हैं, लॉस हुआ ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल को, बट कोई लीगल राइट वायलेट हुआ क्या उनका? एक्स का वो लीगल राइट था, वो राइट है एक्स का कि वो अपनी खुद की स्कूल ओपन करे. तो इसकी वजह से ग्लॉसेस्टर स्कूल का जो ओनर है उसका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ. तो इसीलिए कोर्ट ने एक्स को लायबल नहीं ठहराया. देन द सेकेंड वन इज इंजूरिया साइन डैमनम. तो इसका ही उल्टा इधर है. हियर देर आर नो डैमेजेस बट येस लीगल इंजूरी इज़ देयर. तो फॉर एग्जाम्पल एक्स वॉज अ पर्सन हु वॉज डिनाइड हिज राइट टू कास्ट वोट बाय एन ऑफिसर but the person to whom A was going to vote has won. So is this officer liable? तो ये क्या बोल रहा है? ए जो एक आदमी है उसको वोट कास्ट करने से रोक दिया गया एक ऑफिसर के द्वारा. तो वो ऑफिसर लायबल होगा क्या? तो फर्दर इन्होंने ये कंडीशन भी दी है कि जिसके फेवर में ए वोट करने वाला था तो वो तो इलेक्शन जीत गया है. तो अगर हम ये मैगज़ीन इधर अप्लाई करते हैं तो हाँ उसको डैमेजेस नहीं हुए क्योंकि वो जो कैंडिडेट जिसके फेवर में ए वोट कास्ट करने वाला था वो जीत गया. बट येस उसकी लीगल इंजूरी तो वायलेट हुई है ना, मतलब लीगल इंजूरी तो हुई है ना उसको, क्योंकि ए का राइट था वोट करना और जिससे उसको रोक दिया गया इस ऑफिसर के द्वारा. तो येस देयर इज़ लीगल इंजूरी एंड येस दिस ऑफिसर विल बी हेल्ड लायबल. Then the third one is voluntary non-fit injuria. Here voluntary means voluntarily and injuria is the legal injury. So basically it says that to a willing person injury is not done. तो जो खुद की कंसेंट देके कुछ कर रहा है तो उसको इंजूरी लीगल इंजूरी नहीं होती है. तो इफ़ ए ड्राइव्स बी ए इन्वाइट्स बी to his home then later he cannot sue B for house trespass. तो अगर A अपनी कंसेंट देकर B को बुला रहा है अपने घर तो लेटर ही कैनॉट सू B फॉर हाउस ट्रेसपास. अगर आप अपनी खुद की कंसेंट देकर कोई गलत काम कर रहे हो तो आप उसके लिए दूसरों को लायबल हेल्ड नहीं कर सकते. कि अगर आप गलत लेन से ड्राइव कर रहे हैं और आपकी कार क्रैश हो जाती है किसी अदर कार से तो आप उससे डैमेज नहीं मांग सकते ना, डैमेजेस नहीं मांग सकते. अरे आपकी गलती से हुए कि आपने खुद की कंसेंट दे के गलत लेन में ड्राइव कर रहा है. सो टू अ विलिंग पर्सन इंजूरी इज़ नॉट डन. देन द फोर्थ वन इज एक्शियो पर्सनालिस मोरिटर कम पर्सोना. पर्सनालिस एंड पर्सोना बेसिकली मीन्स अ पर्सन एंड मोरिटर मीन्स डेथ. सो दिस मीन्स दैट अ पर्सनस राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन ओनली. सो अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक्स और वाई के बीच में एक लॉ सूट चल रहा है, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स भी हो रही है. लेट्स से कि एक्स ने वाई को डिफेम कर दिया है
और उनमें वो कोर्ट की प्रोसीडिंग भी चल रहा है, पर उसके बीच में अगर दोनों में से किसी की भी एक की मौत हो जाती है तो वो जो प्रोसीडिंग है वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो स्टॉप हो जाएगी और कोई दूसरी पार्टी कोई एक्शन अराइज नहीं कर सकती, क्योंकि द अदर पार्टी हैज़ बीन डाइड. सो अ पर्सन राइट टू एक्शन डाइज विद द पर्सन. दैट इज़, अगर एक्स और वाई के बीच में कोई लॉ सूट चल रहा है और लेट्स से एक्स की डेथ हो जाती है, सो वाई विल नॉट गेट द राइट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट वाई, बिकॉज एक्स की तो डेथ हो गई है. Then the fifth one is ex turpi causa non orator actio. That is, no action can arise from an illegal act. So let's see the example. If A is a passenger in stolen car which he knows is stolen and still freely participates in it, then if this car crashes and gets injured, he will not get any damages and from the driver of the car, because A was involved in the criminal act and therefore no action will arise from this illegal act. So basically it means कि knowingly if you are doing something illegal or wrong, then आप कोई डैमेजेस और कोई रेमेडी नहीं मांग सकते, क्योंकि आप नोइंगली उस एक्ट में इन्वॉल्व हो. वो क्रिमिनल एक्ट हो सकता है, तो आप नोइंगली इन्वॉल्व हो उसमें, सो यू कैन नॉट आस्क फॉर रेमेडीज. देन द सिक्स्थ वन इज रेस इप्सा लोकेटर, एंड द मीनिंग ऑफ दिस इज थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. तो इसमें क्या होता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो बहुत अनयूजुअल है, तो उस सिचुएशन में प्लेंटिफ को भी प्रूव नहीं करना पड़ता. यूजुअली केसेस में क्या होता है, सिविल केसेस में, कि प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ता है कि डिफेंडेंट के साइड से कोई नेग्लिजेंस है, और या फिर कोई नेग्लिजेंट पार्ट डिफेंडेंट के साइड से है. प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ता है कि डिफेंडेंट रॉन्ग है. तो इस केस में क्या होता है, थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, कि ऐसी एक एक्टिविटी हो जाती है जो बहुत अनयूजुअल है, जो कभी होती नहीं नॉर्मल लाइफ में, कि आप देख के भी बता सकते हो कि गलती किसकी है. सो ऐसे केसेस में डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ता है कि वो इनोसेंट है. सो लेट्स सी एन एग्जांपल कि ए के बालकनी से अगर फ्रिज गिरता है और उसके वजह से बी को चोट लगती है, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन होते देखोगे तो आप देखते ही बताओगे ना कि अरे हाँ, ए की गलती है. तो हाँ, ऐसा अगर कोई अनयूजुअल एक्ट होता है जैसे कि फ्रिज गिरना और बी को चोट लगना, सो थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. ये जो सिचुएशन है वो खुद बता रही है कि कौन गिल्टी है. सो यस, रेस इप्सा लोकेटर इज दिस ओनली. देन द सेवेंथ वन इज विजिलेंटिबस नॉन डोमिनेंटिबस जूरा सबवेनिएंट. सो दिस मीन्स कि द लॉ असिस्ट ओनली दोज हु आर विजिलेंट and not those who sleep thereupon. तो दिस मीन कि लॉ सिर्फ उन लोगों को ही असिस्ट करता है जो अपने राइट्स को लेकर विजिलेंट होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल कि एक्स द एग्रीव पार्टी अप्रोचेज द हाई कोर्ट आफ्टर एग्जॉशन ऑफ 90 days पीरियड, देन द अपील वुड नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस मैगजीम. तो यहाँ क्या हुआ है, एक्स एक एग्रीव पार्टी है, तो उसने अप्रोच किया हाई कोर्ट को. जो हम अपील देते हैं ना हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका भी एक टाइम पीरियड होता है. जैसे कि हाई कोर्ट के लिए एक 90 days का टाइम पीरियड होता है. तो एक्स ये पार्टी ने 90 days के पीरियड के बाद अपनी अपील दी. तो अगर हम ये मैगजीम अप्लाई करते हैं इधर, तो दिस अपील वुड नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द कोर्ट, क्योंकि लॉ असिस्ट ओनली दोज हु आर विजिलेंट. तो आप अपने लाइफ, मतलब हम देखते रहते हैं कि हर कोई कोर्ट नहीं जाता. सो हमें भी लोग डिफेम करते हैं तो हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, पर कुछ लोग होते हैं जिनको अपने राइट्स के बारे में पता होता है, तो वो लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं. सो ये मैगजीन सिर्फ इतना ही कहती है कि दोज हु आर विजिलेंट अबाउट द राइट्स, तो लॉ सिर्फ उनको ही असिस्ट करता है, and not to those who sleep upon their rights. Then the eighth one is vis major or act of God. So this means this is also an defense under law of torts.
सो एक्ट ऑफ गॉड्स मीन जो नेचुरल फिनोमेना है विच आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, वो सब इसमें आते हैं. लाइक अर्थक्वेक, hurricanes and floods, all these like phenomena are considered as acts of God. And the ninth and the last one is actionable per se. So if a legal case is actionable per se, one do not have to prove that he or she had suffered loss or damages in order to take the case to the court. So इसमें एग्जाम्पल देखते हैं कि डिफेमेशन और ट्रेसपास, ये जो दो कैटेगरी की केसेस होती है वो एक्शनेबल पर से होती है. तो आप किसी के भी अगेंस्ट ऐसी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट कर सकते. आपको डैमेजेस भी शो करने पड़ते हैं कि अच्छा, आपके अगर कार का एक्सीडेंट हुआ है, आपकी खिड़की का शीशा फूट गया है, तो आपको ये शो करना पड़ता है कि अच्छा ये डैमेजेस हुए हैं, तो उसके बाद ही आप प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं. पर कुछ केसेस होती है जो एक्शनेबल पर से होती है, जहाँ पर आपको डैमेजेस हुआ है ये कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए, मतलब इनिशिएट करने के लिए प्रूव नहीं करना पड़ता, जैसे कि डिफेमेशन केस और ट्रेसपास केस. सो दिस इज़ एक्शनेबल पर से. सो या, दिस इज़ इट फॉर टुडे and we have covered 9 important legal maxims in law of torts. In the next part, we will see some important legal maxims from law of contract. So till then, stay tuned. Happy study!